फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हमने जो पहले बात की है नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की, अब थोड़ी सी हम डिटेल में जाएंगे। अब इस टाइम हमने पढ़ना है, अब उसी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के कोऑर्डिनेटेड एक्शंस जो हैं, जो मिल के बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन एक्शन करवाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू भी और नर्वस सिस्टम के थ्रू भी। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आती है वो किन कंपोनेंट्स के थ्रू लेके आती है, वो कौन से कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं, अब हमने उनको डिस्कस करना है। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा लिखी गई है बुक के अंदर, लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो वो डिटेल बिल्कुल माइन्यूट लगती है, और अगर समझा ना जाए तो फिर उसको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो आपने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। अगर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो फिर दोबारा आपको उसको कभी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास इसमें है स्टिमुलाई। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हम पढ़ रहे हैं, और पहला है हमारे पास स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है तो हमने देखना है कि स्टिमुलस किसको कहते हैं। तो स्टिमुलाई अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो आपने मेरी बात को समझना है। स्टिमुलस कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैरूनी जो भी फैक्टर्स हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन फैक्टर्स का किसी ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज होना। मिसाल के तौर पे अगर हीट थोड़ी सी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के करीब लेके जाई जाए तो वो फ़ौरन उसको महसूस करता है। स्टिमुलस असल में किसको कहते हैं, महसूस करने की हिस्स को महसूस करना। इसी तरह अगर प्लांट्स में देखा जाए तो सनफ्लावर जो प्लांट है वो उसकी डायरेक्शन सन की तरफ होती जाती है, तो वो हीट को महसूस करके, सनलाइट को महसूस करके उसकी तरफ उसका रुख होता जा रहा है। इस महसूस करने की हिस्स को और जो फैक्टर्स असरअंदाज करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, लाइट, हीट, ये दो एग्जांपल्स इसमें दी गई हैं कि एक ऑर्गेनिज्म पे बैरूनी माहौल में से जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई, जो कि एक ऑर्गेनिज्म महसूस करता है। जब एक ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट से किसी भी फैक्टर को महसूस करता है तो वो उसका एक रिस्पॉन्स देता है, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो चेंज आती है उसका एक रिस्पॉन्स देता है। तो वो जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। और इसमें एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं, हीट, लाइट, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, कोल्ड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में मौजूद हों और जब वो एक ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज हों तो उस ऑर्गेनिज्म से एक ख़ास रिस्पॉन्स मिले उनको, उन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज़ है इसमें रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं, वो सेल्स हैं और वो टिश्यूज़ हैं जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं। वो जो फैक्टर्स जिनको हमने स्टिमुलाई कहा है उसको डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज़ जो उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। एक बुक में हमारे एग्जांपल दी गई है कि एयर में मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट करना, वेव्स को डिटेक्ट करना और लाइट को डिटेक्ट करना हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बॉडी के हमें डिटेक्ट करके बताते हैं। जैसा कि वेव्स एयर डिटेक्ट करती हैं, लाइट आइज डिटेक्ट करती हैं, और अगर केमिकल्स एयर में मौजूद हों तो वो नोज़ डिटेक्ट करता है। तो वो ऑर्गन्स, वो सेल्स और वो टिश्यूज़ जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ, रिसेप्टर लफ्ज़ से नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑर्गन्स जो रिसीव करते हैं किसी चीज़ को। किसको रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। चेंजिंग फैक्टर्स को जो ऑर्गन्स रिसीव करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स का जिक्र किया गया है। कोऑर्डिनेशन
मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन से मुराद होता है कि ऑर्गन्स का मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन से काम करना, काम को बांटना। कोऑर्डिनेटर्स क्या होंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से मैसेज को लेना और अगली जगह पे मैसेज को पहुंचाना जहाँ पे उस मैसेज को पहुंचना चाहिए। तो दो सिस्टम हमने पढ़े हैं इस लेक्चर से पहले। वो कौन कौन से पढ़े थे? केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या दो चीज़ें थी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ थी? एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेटर कौन काम कर रहा है? कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो मैसेज को कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन बॉडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन काम कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से मुराद के हार्मोन्स का रिलीज होना बॉडी में, किसी भी खास मैसेज जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मैसेज कंडक्ट किया जाता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है, और इनका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। तो कोऑर्डिनेटर्स कौन से हुए जिस्म के अंदर जो कंडक्ट कर रहे हैं मैसेज को फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर? केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स पैदा होती है जिस्म में जो मैसेज को कंडक्ट करती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज न्यूरॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स पैदा करता है पूरी बॉडी में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हो रहा है बाय न्यूरॉन। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिस्टम है उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर खास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स के थ्रू अपना वर्क करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हैं अफेक्टर्स। अफेक्टर्स क्या चीज़ें हैं? कोऑर्डिनेटर्स को पढ़ने के बाद हम अफेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अफेक्टर्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, जो अफेक्ट जाहिर कर रहे हैं किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज का। तो अफेक्टर्स कौन सी जगह कौन सी चीज़ हो सकती है? अब हम खुद सोचें तो इंसान की बॉडी में जब भी कोई एक्सटर्नल चेंज आता है तो किन किन चीज़ों पे असरात मुरतब होते हैं? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मसल्स, हमारे मसल्स, ग्लैंड्स, बॉडी के ग्लैंड्स, बोन्स, लीवर, नेफ्रॉन, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपना जब इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो ये रिस्पॉन्स शो करती हैं। तो ये कौन सी, ये इनको हम क्या कहेंगे? अफेक्टर्स। न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ख़ास मैसेज जो भी लेके जाते हैं बॉडी की तरफ, मसल्स की तरफ, बोन की तरफ, तो वो उसका रिएक्शन शो करती हैं, उसका रिस्पॉन्स शो करती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ को टारगेट करते हैं और वो टिश्यूज़ फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो इनमें इफेक्टर्स हमारे पास क्या चीज़ हैं? मसल्स, ग्लैंड्स, बोन्स, लीवर। लीवर, हमारा जो लीवर है हमारी बॉडी में वो भी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू वर्क करता है और बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है। जबकि नेफ्रॉन क्या है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और ये भी एक ख़ास मैसेज जब इसको मिलता है तो फिर ये अपना वर्क शुरू करता है और क्या काम करता है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन में किडनी में काम आता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो ये सारी जो हैं, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये एज एन अफेक्टर के तौर पे काम करती हैं। इनको मैसेज मिलता है तो ये एक ख़ास रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ये सब उनकी एग्जांपल्स हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं इस अफेक्टर्स को बताता हूँ। अफेक्टर्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो अफेक्ट शो करती हैं चीज़ें बॉडी के अंदर। तो कौन सी चीज़ें अफेक्ट शो करती हैं जिनकी तरफ मैसेज लाया जाता है? किसके थ्रू? कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू उन तक मैसेज पहुंचता है और वो फिर एक ख़ास रिस्पॉन्स शो करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मसल्स, ग्लैंड्स, बोन्स, लीवर, नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं किस चीज़ का जिक्र किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? जब एक ख़ास एक्शन लिया जाता है बाय अफेक्टर्स, उस एक्शन को वो जो एक जब मैसेज मिलता है उनको
केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी और नर्वस कोऑर्डिनेटर से भी जो अफेक्टर्स को मैसेज मिलता है तो वो एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। उस एक्शन को, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी उंगली जब आग के करीब जाती है तो वो फ़ौरन एक्शन क्या करती है कि वो बैक मूव करती है। इस मूवमेंट जो एक्शन लिया गया फ़ौरन, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। एक्शन टेकन बाय अफेक्टर्स इज नोन एज रिस्पॉन्स। इसमें एक और बात का जिक्र किया गया कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर जो एक्शन लिया जाता है वो सडन, फौरी तौर पर लिया जाता है और थोड़ी देर का होता है, स्मॉल इंटरवल का होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आहिस्तगी से उस पर अमल होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन पे, लेकिन वो लॉन्ग इंटरवल का होता है, वो ज़्यादा देर तक असरअंदाज होता है। जबकि जो नर्वस सिस्टम में इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है लेकिन वो थोड़े इंटरवल का होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में आहिस्ता से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है लेकिन वो ज़्यादा देर का होता है। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक कोऑर्डिनेटेड एक्शंस का, जिसमें हमने स्टिमुलाई को पढ़ा। स्टिमुलाई क्या है? वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म पे और उसमें चेंज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? जो एक जगह से मैसेज को कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरी जगह पे, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और थ्रू न्यूरॉन्स एंड नर्व इम्पल्स मैसेज को कंडक्ट करते हैं। जबकि केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स के थ्रू ब्लड में वर्क करते हैं। अफेक्टर्स हैं। अफेक्टर्स क्या हैं? जो सच ऑर्गन्स या टिश्यूज के सेल जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जब एक ख़ास मैसेज उन तक पहुंचता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं अफेक्टर्स में? मसल्स, ग्लैंड्स, बोन्स, लीवर, नेफ्रॉन, ये सब चीज़ें एक ख़ास रद्द-ए-अमल प्रोड्यूस करती हैं जब इन तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। लास्ट पे हमारे पास रिस्पॉन्स है। वो एक्शन जो अफेक्टर्स करते हैं, जो अफेक्टर्स एक ख़ास एक्शन परफॉर्म करते हैं जब उन तक मैसेज पहुंचता है कोऑर्डिनेशन से, तो उस एक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। एक्शन टेकन बाय अफेक्टर्स इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो ये था हमारा कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के 5 कंपोनेंट्स। इसको आपने इसी तरह तरतीब से याद करना है। इसको अगर समझ लेंगे तो इसको याद करना बहुत आसान होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस के साथ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।